ठीक है, श्योर। मैं और अरूज कामरान और लिबर्टी चौक में खुशामदीद। पाकिस्तान में बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट साल ब साल एक मसला बनता जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने इस कर्ज को रोकने और इसको नीचे लाने के काफी ज्यादा इकदामात लाए भी हैं और वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज लिबर्टी चौक पे हम सर्कुलर डेट की रूट कॉज को डिकोड करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इरमीना मलिक, शी इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंट है, और साथ में हमें ज्वाइन किया है हसन खाबर ने। ही इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, जर्नलिस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर। वेलकम टू लिबर्टी चौक। मैं अपनी गुफ्तगू की आगाज सबसे पहले हसन साहब से करूंगी। हसन साहब, आप मुझे बताएं कि सर्कुलर डेट होता क्या है, ताकि हमारे पब्लिक को इसके बेसिक जो डेफिनेशन है सर्कुलर डेट की, उससे काइंडली प्लीज आगाह कर दीजिए। देखिए, बहुत शुक्रिया अरूज। देखिए, बहुत ही जो सिंपल अल्फाज में मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि आपकी जो बिजली आप इस वक्त में पैदा करती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और आप उसको ट्रांसमिट करती हैं, तो उसकी जो कॉस्ट गवर्नमेंट को आती है ओवरऑल, और जो आप कंज्यूमर से पैसे लेते हैं और चार्ज कर लेते हैं, जो पैसे आपके ख़जाने में आते हैं, वो जो पैसे बच जाते हैं जिसको हुकूमत फाइनेंस नहीं कर पाती, वो कर्जे की शक्ल में एक्यूमुलेट होता है और वो सालाना बढ़ता जाता है। और वो जो है एक सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये बन गया। और इसका आगाज़ तो कोई 30 साल पहले हो गया था, और उसकी वजह ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे मुल्क में बिजली की डिमांड बढ़ना शुरू हुई, तो हमारे जो सस्ते बिजली के सोर्सेज थे, पानी से जो हम बिजली बनाते थे, उसमें हमें थर्मल बिजली ऐड करनी पड़ी। फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट, डीजल से चलने वाले प्लांट, और उसकी कॉस्ट बढ़ती गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ती गईं, रुपया जो है वो अपनी कदर खोता गया, और जाहिर है कि उतनी तेज़ी से आप बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा सके, और उन दोनों में गैप आता गया। और कुछ हद तक हुकूमत उस गैप को फाइनेंस करती रही, और जिस हद तक नहीं फाइनेंस करती रही, वो फिर जाहिर है कि आपके सर्कुलर डेट में आता गया, और ये पिछले 15 साल में तो बहुत बड़ा मसला बन गया। और अगर आपको एक और मैं बड़े सादा अल्फाज में बात बताऊं, कि हम टेक्निकल बात बाद में करेंगे, बेसिकली मैं गर्दशी कर्जे को इस तरह से देखता हूँ कि इसमें 3 तरह के आपके डिसीजंस हैं, जो हमने गलत डिसीजंस लेते रहे, और वो उसके अंदर शामिल हैं। एक बेसिकली इसमें आपकी सियासी मजबूरियाँ हैं, और सियासी मजबूरियों का मतलब ये है कि कई दफ़ा आप बिजली की कीमत उस हद तक नहीं बढ़ा सकते, कई दफ़ा आप उसको पास ऑन नहीं कर सकते, तो एक वो पोर्शन है। अच्छा, कुछ इसका पोर्शन आपकी पुअर गवर्नेंस है, और पुअर गवर्नेंस का मतलब ये है कि जब आप लोगों से बिजली के बिल नहीं ले पाते, या आपके जो टेक्निकल लॉसेज हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं उस तरह से कर सके, तो ये दूसरा हिस्सा है। सो सियासी मजबूरियाँ हो गई, आपकी आपकी गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस हो गई। और तीसरा है कि जितना इस मसले को आप देर करते जाएंगे, जाहिर है कि आपके कर्जे के ऊपर आपका सूद, आपके फाइनेंसिंग चार्जेस वो ऐड होते हैं, इंक्रीज ऑन होती जाएगी। तो ये 3 तरह के ऐसे फैसले या वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जे में इजाफा होता है। बिल्कुल ठीक। इरमीना साहिबा, आप मुझे काइंडली ये बताएं कि पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान उसने कैसे कॉट अप किया है सर्कुलर डेट के साथ, और फर्दर उसकी जो लोड शेडिंग इश्यूज के साथ वो चीजें बढ़ रही हैं। तो काइंडली एक्सप्लेन मी दिस डिलेमा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से लिंकअप होता है। अच्छा उरूज, just to add a little bit to what Hassan just told you about the constitution of the circular debt, जैसे कि हसन ने पॉइंट आउट किया, इसके 2-3 हिस्से हैं। सर्कुलर डेट किसी एक जगह से नहीं एमिनेट कर रहा, बल्कि 5 डिफरेंट मेन सोर्सेज हैं बड़े बड़े इसके सर्कुलर डेट के। नंबर 1 is the P&D losses at the discos. Number 2 is the non-payment of bills at the discos. Together, ये इसको कहते हैं technical commercial losses at discos of the distribution network. ये technical commercial losses मिलके तकरीबन 60% बनता है आपके total circular debt का. So more than half is the technical and commercial losses of the distribution system in Pakistan. ठीक है। उसके बाद फिर
तीन और इसके कंपोनेंट्स हैं. एक रिसीवेबल्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, चाहे वो सब्सिडीज हो या नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स हो बाय फेडरल एंटिटीज. Then there is a component that comes only and only because there is a delay in tariff adjustments by NEPRA. Okay? So it's purely a procedural issue that is causing a monetary or financial loss. And then there is another one called FBR tax refunds. Without going into technical details of any particular component, I just wanted to show you कि कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ ये distribution sector से आ रहा है, emanate कर रहा है. So you asked कि how did we get caught up in this? Primarily, it's efficiency and effectiveness issue of the distribution sector, both governance-wise as well as technically. Unfortunately, हमने अपने distribution और transmission network में उस तेजी के साथ investment नहीं की जितनी हमने power generation में की है. जी. आपने देखा होगा in the past decade or 2 decades, the power generation sector of Pakistan has developed significantly. आपके पास IPPs हैं अब. This is an established industry. Independent power production is an established industry in Pakistan. We've done quite well in renewables. We have an established renewable generation industry. But अगर आप investments को देखें, both public and private, in distribution or transmission, the private investments in transmission distribution तो almost zero हैं. Public sector में भी उस रफ्तार से और उतनी investment नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी to keep the efficiency of the distribution and transmission sectors at par, at where they should have been. इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू गवर्नेंस का है. सो these defaulters or non-payment तकरीबन आधा सर्कुलर डेट या आधे से थोड़ा सा कम सिर्फ एक हेड के नीचे आता है. तो इमेजिन अगर इसको एड्रेस कर लिया जाए through whatever means, whether it is privatization or managerial restructuring, organization restructuring, handing over these discos to the provinces, whatever the means, but agar isko control kar liya jaye, so imagine the quantum of the impact that it would have on the circular debt. हसान साहब, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे कि पॉलिसी और एनर्जी सेक्टर में कौन सी ऐसी इनएफिशिएंसीज हैं जो इस लायबिलिटी को इंक्रीज कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको एक तो अमीना ने बड़ा डिटेल में बता दिया है. अभी मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसका जिक्र करना इस वक्त ज़रूरी है इन मौजूदा हालात में. IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है उसका मेरे ख्याल में जो सबसे अहम कंडीशंस हैं वो इस गर्दिशी कर्जे से रिलेटेड है. और उसके अंदर एक तो हुकूमत जो है वो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बना रही है जिसको जल्द ही काबीना में पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जाएगी. और दूसरी तरफ ये है इसके अंदर IPPs के साथ जो रीनेगोशिएशन हो रही थी वो भी इसी को कम करने के लिए है. उसका कितना रोल है इस पर हम बाद में बात करते हैं. और जो सबसे अहम चीज़ है जो अरमीना ने आपको जिक्र किया कि ये जो गवर्नमेंट डिले करती है, और मैं उसको भी सियासी मजबूरी कहूँगा क्योंकि वो डिले भी किसी ना किसी वजह से होता है. जब आप बिजली की कीमत में इजाफा पिछला पूरा साल कोविड की वजह से हुकूमत नहीं पास ऑन कर सकी और मेरे ख्याल में उसकी वजह सियासी वजह थी और शायद वजह थी, लेकिन बहरहाल वो इसमें इजाफा करते हैं. तो जो सबसे अहम कंडीशन है IMF की वो ये है कि आपने नेपरा एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करनी है और आपने ये जो टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं इनको ऑटोमेटिक करना है ताकि रेगुलेटर खुद कर सके, हुकूमत के नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करना पड़े और हुकूमत को ये पावर दी जाए कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के ऊपर सरचार्ज लगा सके. ये पहले पावर थी इनके पास और इन्होंने नीलम झेलम वगैरह पे लगाया भी था. आपको पता है कि अभी रिमूव किया क्योंकि वो बन चुका है. तो वो हुकूमत दोबारा उसको ये पावर देने की बात है कि वो मज़ीद इस पर सरचार्ज लगा कर तो इसको रिकवर कर सके. तो इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है सियासी हलकों में, मुख्तलिफ हलकों में, हुकूमत में सर्कुलर डेट को कम करने के बारे में. ठीक है. सर्कुलर गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज किया है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को इन मिड जनवरी और कैन यू काइंडली एक्सप्लेन कि क्या ये इंक्रीज लिंक हो सकता है सर्कुलर डेट एक्यूमुलेशन के साथ, और अगर ये इफ यस विल दिस इंक्रीज बी इनफ टू ऑफसेट द राइजिंग सर्कुलर डेट लायबिलिटी? देखिए, जो फ़र्क आ रहा था ना, जो हुकूमत पिछले 1-1.5 साल से कोविड की वजह से डिले कर रही थी
वो 3 रुपए से ऊपर का फ़र्क था जो हुकूमत ने टैरिफ में एडजस्ट करना था। जी और अभी जो 1 रुपया 95 पैसे का इज़ाफ़ा किया है हुकूमत ने, ये उसी को कम करने के लिए है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और ख़्याल ये किया जाता है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि आपने उसको पूरे डिफरेंशियल को कवर करना है, जो ग़ालिबन 3 रुपए 40 पैसे या कोई ऐसे मैं भूल रहा हूँ। तो इसमें अभी एक और इज़ाफ़ा मुतवक्को है, मेरे ख़्याल में जून से पहले। अच्छा तो ये एक आधा हिस्सा उसका हो चुका है, आधा हिस्सा भी आएगा। और ये भी एक इमीडिएट कंडीशन थी आईएमएफ की कि आपने उसको इक्वलाइज़ करना है और उस कॉस्ट को रिकवर करना है। तो ये अभी मज़ीद इज़ाफ़ा मुतवक्को है। और ये उसके अलावा है, इसके अलावा जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, आपने कल खबर में पढ़ा होगा कि टैरिफ नेपरा ने पिटीशन पे अलाउ कर दिया कि 89 पैसा ऐड किया जाए, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, वो तो होता ही रहता है। लेकिन उसके अलावा ये जो टैरिफ की एडजस्टमेंट है, ये मज़ीद भी अभी इज़ाफ़ा मुतवक्को है। हम इस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए मीना आपसे आपकी व्यूज लेना चाहेंगे अबाउट द कैपेसिटी पेमेंट्स। जैसे आपको पता है कि बिजली पैदा हो या ना हो, हुकूमत को पैसे देने पड़ते हैं आईपीपीज को। जब बिजली इतनी ज्यादा उसको नहीं बनाया जा रहा, तो इसका बर्डन कौन बेयर कर रहा है? और एडिंग ऑन टू, अगर इसका बर्डन बेयर कोई एंड कंज्यूमर कर रहा है या फिर मिडिल पार्टी कर रही है, तो ये इतना एक्यूमुलेट क्यों होता जा रहा है? Over to you, Armina. Acha, Aruj, the reason capacity payments have risen so sharply is there are two reasons for it. Firstly, the types of energy contracts that the government or the off-taker enters into with power producers. जब से deregulation आई है power generation sector में, तो the understanding or the concession that the government of Pakistan was offering to these independent power producers was to link up their payables with a foreign currency. They're usually dollar denominated. इसको dollar indexation कहते हैं कि अगर डॉलर की वैल्यू के साथ आप अपने जो आप चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट से फॉर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका आप डॉलर के साथ लिंक कर लेते हैं और रुपए की कदर चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको आपकी पेमेंट डॉलर्स में ही होगी, एंड सो इट वोंट अफेक्ट यू। और ये दिस इज a typical modus operandi in markets that are new or recently deregulated, जहाँ पे कोई established power generation industry ना हो और ऑफ टेकर का क्रेडिट रिस्क भी हाई हो। तो जो पावर जनरेटर है उसको इस बात का यकीन ना हो कि उसको at the end of the day उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. So just like a sovereign guarantee, this is a concession that governments then offer typically in situations like these. However, अब हमारा जो पावर सेक्टर है is it has progressed significantly beyond the initial days. जो हमारी इनिशियल पावर पॉलिसीज थी उससे अब हालात काफी डिफरेंट हैं इस वक्त. And although the power off-takers' creditworthiness has not significantly improved because off-taker जो है वो आपकी government entities हैं, however, there is the sovereign guarantee at the back, which then does not make it necessary to provide these additional concessions like dollar indexation, for instance. So the government has already taken a step towards remedying this shortcoming in our system by renegotiating contracts with the IPPs. और उसमें एक जो element है वो यही है कि इनकी जो capacity payments हैं उसको किसी तरह de-link किया जाए या तो डॉलर से और या फिर इनकी returns को reduce किया जाए. So that's a good step. The second thing that the government is trying to do is now to move towards competitive procurement. So competitive procurement का मतलब ये है कि there are no power purchase agreements negotiated between the off-taker and the producer. You go into an auctions model to procure energy और उसमें whoever bids the lowest price, आप उनको जो concessions हैं वो पहले ही बता देते हैं और फिर उन concessions के basis पे जिसको भी लगता है कि वो पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके लिए फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वायबल है, तो वो बिड डाल देते हैं आपकी सारे रिस्क्स को कंसिडर करते हुए. एंड सो दिस इज अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ प्रोक्योरिंग पावर एंड जनरली जो परचेसर है उसके लिए प्राइस डिस्कवरी भी बेहतर होती है थ्रू ऑक्शंस रादर देन नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. So these are two steps that the government is trying to take to mitigate the capacity payment issue that you mentioned.
और कैपेसिटी पेमेंट्स का ये है दैट every power system has to maintain some capacity, ठीक है. और बहुत सारी दुनिया की डीरेगुलेटेड मार्केट्स में भी कैपेसिटी मार्केट अलग से ऑपरेट करती है. एक होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट होती है जिसमें आप होलसेल इलेक्ट्रिसिटी या स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, बट देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट कैपेसिटी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट कैपेसिटी खरीदती है, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट की डायनामिक्स की वजह से सडनली मुल्क में कैपेसिटी ना रहे या कैपेसिटी डिप कर जाए. ठीक है. सो दिस idea of maintaining capacities is not wrong inherently. कुछ ना कुछ कैपेसिटी सिस्टम में होना, रिजर्व कैपेसिटी सिस्टम में होना जरूरी होती है, and governments monitor this whether if the markets are regulated or deregulated, and they manage it through various mechanisms. पाकिस्तान में इशू यही हुआ जो मैंने आपको बताया कि एक तो the contractual terms between the off-takers and the producers, and then secondly these concessions like dollar indexation वगैरह, जिसकी वजह से the capacity payments became unmanageable. And then, there are various issues. The thing about the power sector that one needs to understand or appreciate is that it is a complex system with many interrelated parts. ठीक है. तो आप एक हिस्से को अगर हाथ लगाते हैं, उससे 10 और चीजें अफेक्ट होती हैं. इन्होंने जब ये अग्रीमेंट्स किए IPPs के साथ, या ये सिस्टम निकाला नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो इसके फिर बहुत सारे असरात पावर सेक्टर के डिफरेंट एरियाज पे पड़े, जो कि अब आज आफ्टर सेवरल डेकेड्स हम फील कर रहे हैं. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट whatever plans are made for the sector, they need to be made through a holistic framework, and we need to take a system view of the problems, because everything is interrelated with everything else. ठीक हो गया. Moving forward, Hassan साहब, अभी IMF is pressurizing the government to increase the power tariff along with other proposals. Or government is already under the pressure due to inflation and price hikes, or opposition is already protesting. How do you perceive this idea at the current crisis at hand? हमारी करंट गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, या फिर इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सस्टेनेबल सॉल्यूशन? तो देखिए, अभी जो टैरिफ के अलावा जो अभी बात मैंने आपको बताया ना कि सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बनाने की बात हो रही है, जिस पे काम हो रहा है. अच्छा, टैरिफ उसके अंदर हिस्सा है, लेकिन उसके बहुत सारे हिस्से हैं, और उसमें मेरा ख्याल है वो सारे काम हुकूमत को करने पड़ेंगे. उसमें शॉर्ट टर्म काम भी हैं और मीडियम टर्म काम भी हैं. मैं आपको कुछ बातें उसमें बता देता हूँ. मसलन सबसे पहले तो जो अरमीना ने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा डिस्कोस से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से. तो एक आपके जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है, उसका हिस्सा होगा डिस्कोस की इम्प्रूवमेंट के लिए. अच्छा, उसके अंदर कई तरह की बातें चल रही हैं. पहले हुकूमत ने ये कहा था कि हम ये डिस्कोस दे देंगे सूबों को, ₹1 की नोशनल वैल्यू पे उनके लाइबिलिटीज़ हम उठा लेंगे और फिर सूबे उसको मैनेज करेंगे. उसके ऊपर काबीना के अंदर मैंने सुना कुछ इख्तलाफ हुआ, और हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि हम सूबों का नहीं देंगे, लेकिन हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनको आउटसोर्स करेंगे. अब बात यह है कि ऐसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आप देंगे तो जो फ़र्क आएगा, क्योंकि कुछ तो नेपरा अलाउ करता है आपके टेक्निकल लॉसेस, जो नहीं अलाउ करता, ओवरऑल पाकिस्तान के एवरेज को 3-3.5% बनते हैं, उसके पैसे कौन देगा? आपके जो कमर्शियल लॉसेस हैं जिनकी अमीना ने बात की कि जो लोगों से रिकवरीज नहीं होती, उसके पैसे कौन देगा? तो वो अब हुकूमत सूबों से बात करेगी, वफाकी हुकूमत की, जी हमसे आधे आधे कर लें, या कौन देगा? तो एक तो वो इसमें इशू है. उसके अलावा आपको पता है कि अभी डिस्कोस के बोर्ड उन्होंने दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किए हैं, उनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की है ताकि वो अपने फैसले मेरिट के ऊपर लें. अच्छा, फिर इसी तरह डिस्कोस के अंदर हुकूमत ये भी सोच रही है कि जब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो फिर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ करेंगे, KPI सेट करेंगे. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर लोगों ने कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं, तो एंटी थ्रेफ्ट ड्राइव पहले भी चलाई है, दोबारा चलाने की बात हो रही है. फिर उसके अंदर ये भी है कि नॉन पेइंग कस्टमर्स जो हैं, चाहे वो सरकारी इदारे हैं या चाहे वो इंडिविजुअल लोग हैं, उनके कनेक्शन बंद किए जाएं. और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि नेपरा जब अपना टैरिफ मुतय्यन करता है तो वो उसमें अज्यूम ये करता है कि 100% रिकवरी हो रही है.
अब आपको पता है कई हमारे मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रिकवरी ना तो कभी 100% हुई है और ना कभी होने की उम्मीद है। आपको पता है केस्को इसमें बहुत ज़्यादा है, कोयटा का जो है, सखर के बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं। तो वो भी इसमें बात हो रही है कि क्या कुछ उसका हिस्सा टैरिफ में डाला जा सकता है कि नहीं। तो ये तो डिस्कोर्स की हद तक बात है। दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो टैरिफ अपडेट्स का है। वो उस पे मैं आपको बता चुका हूँ कि उस पे नेपरा एक्ट अमेंडमेंट की बात हो रही है, वो एक अलग है। तीसरा हिस्सा ये है कि जो सब्सिडीज़ हैं वो लातादाद सब्सिडीज़ हुकूमत देती है। आज़ाद कश्मीर के लिए भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी है, बाकी सेक्टर्स के लिए भी हैं। तो उसमें ये भी एक प्लान का हिस्सा शायद बने कि उन सब्सिडीज़ को देखा जाए और उनको रैशनलाइज किया जाए। और आखिरी इसका एक हिस्सा ये भी होगा कि अभी जो एक स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब, जी इसका क्या करना है। कुछ इसका हिस्सा पार्क्ड है, आपका वो जो PHPL है उसके अंदर वो उसको लेके जा रहे हैं आपके नेशनल डेट के अंदर। उसमें ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट ज़रा कम है, जो आपका CPPA में पार्क्ड है उसका ज़रा ज़्यादा है। तो ख्याल ये है कि कुछ तो उसको वहाँ पे लेके जाया जाए और उसके बाद हुकूमत कोई और प्लान बनाए। मेरा ख्याल है मीना ने जिक्र भी किया कि कोई प्राइवेटाइजेशन करके उसके पैसे रिकवर किए जाए या कोई सरचार्ज लगा के किया जाए। तो इस तरह की कई चीज़ें होंगी और मेरा ख्याल है हर एक चीज़ के ऊपर हुकूमत को काम करना पड़ेगा। ये जी कोई एक स्टेप लेने से शायद सर्कुलर डेट नीचे नहीं आएगा। डेफिनेटली। अरमीना, ओवर टू यू। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? I just wanted to give you an example. ये जो हमारा issue है of unrecoverable dues जी डिस्कोस का, कि लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं बट पैसे नहीं देते, अपने बिल नहीं पे करते. And like we mentioned, this is one of the largest components of the circular debt. तो कुछ साल पहले पाकिस्तान में अगर आप चेक इशू करते किसी बैंक का और वो चेक ऑनर ना होता, तो इसकी कोई खास रिपरकशंस नहीं थे फॉर द पर्सन हु वुड इशू द चेक. जी एंड देन बैंकिंग रिफॉर्म्स के बाद जब बैंक्स प्राइवेटाइज हुए उसके बाद ये जो चेक डिफॉल्ट है, दिस वाज क्रिमिनलाइज्ड इन पाकिस्तान. ठीक है. अच्छा Today, if you issue a check that can't be honored, you will instantly be penalized for that. आपको जेल हो जाती है. जी So, इसका फायदा किसको पहुंचता है? सबसे पहले तो it has made banking transactions much more reliable in Pakistan, and then a huge beneficiary of this law is the banking sector. ठीक है? Now the discos are facing a similar situation. डिस्कोज का प्रॉब्लम दो ये है कि अगर कोई अपना बिजली का बिल पे नहीं करता ना, तो उसकी कोई इमीडिएट रिपरकशंस नहीं है एज सच. ओके. एंड दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. मतलब अगर लॉज ना हो और फिर अगर लॉज हो भी वो इम्प्लीमेंट ना हो रहे हो, तो देन क्रिमिनल एक्टिविटी को, बिकॉज दिस इन माय ओपिनियन इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग दैट इट्स लाइक स्टीलिंग इन अ सेंस. तो अगर आप इसको रोकना चाहें, the only way to stop it is then to have a law for it and then implement that law, right? जी और वो provincial या local level पे ही हो सकता है, because the nature of the service is such that it's delivered and provided and used locally. So I feel personally that giving over the charge or the management of the discourse to the provinces might be a good start. बिकॉज जो इसके चोरी या बिल डिफॉल्ट को रोकने का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ लोकल लेवल पे ही इम्प्लीमेंट हो सकता है. सो इट मेक्स सेंस कि कोई लोकल एंटिटी ही डिस्को को मैनेज करे और इस बात की भी यकीन दहानी कराए कि डिफॉल्ट जो है वो कम से कम हो. अनफॉर्चुनेटली जिन डिस्कोस के लॉसेस ज्यादा हैं, कमर्शियल and technical, so चोरी basically, commercial loss is basically बिजली की चोरी, वो सारे छोटे provinces में हैं. सारे तो नहीं, but you know Kesco is one and then Pesco is the other one and two are in Sindh. ठीक है, HESCO and SEPCO. जी So the issue is more of the capacity to manage. But I feel that they will be able to. हो सकता है कि साल लगे, 2 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे. जी But eventually they will be able to ramp up their capacity
to manage their own affairs, their own distribution companies, and the default at the local level. आप ये देखिए कि सिंध ने और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ने ट्रांसमिशन कंपनी सेटअप की हैं अपनी प्रोविंशियल, ठीक है. सिंध की तो काफी साल से है, केपी ने अभी रिसेंटली की है. So if they can take charge of transmission, they can certainly take charge of distribution also. Definitely. They already have the manpower, because obviously manpower to local ही है. Disco चाहे federation से manage हो रही है, but the people that are working in PESCO or KESCO are mostly locals. So there is local know-how, and they can ramp up their capacities to a point where they should be able to effectively manage their affairs. Because और कोई तरीका नहीं है. Obviously अगर आप बिजली चोरी कर रहे हैं और आपको उसके कोई repercussions नहीं face करने पड़ रहे, तो और आपके पास resources भी limited हैं, तो why would you? या resources ना भी limited हो, there are lots of industrialists who also use electricity that they don't pay for. So the point is that there's a moral hazard that you create if your systems for stopping electricity or power theft are not strong enough, or you don't have any systems, then you're creating a moral hazard. You're giving people the opportunity to basically manipulate the system. So isko rokne ke liye they need tougher laws, and ideally the provinces are best placed to then implement those laws. According to me, I think no amount of upward electricity tariff adjustment would put an end to the circular debt issue. जो पहले काम नहीं किया वो आप कैसे काम करेगा, and we need to stop pretending कि the revenue measures are the end to the mean of the circular debt accumulation. अब मैं अपने guest से दो take away points लूंगी before ending this session. Hassan Saab, just 2 takeaway points. What would you like to recommend our current government on to end this vicious cycle of circular debt? देखिए, जो एंडिंग नोट है ना, वो जो आपने बात की है ना कि हुकूमत दोनों तरफ से टेक अवे पॉइंट ये है कि मारी जाती है. अभी साकिब शरानी साहब ने एक रिपोर्ट की, उन्होंने कहा कि आप जितनी बिजली जनरेट करते हैं वो लॉस मल्टीप्लायर है, और हर यूनिट जो आप जनरेट करते हैं उस पर 7 रुपये आपके सर्कुलर डेट में ऐड होते हैं. अगर आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं, टैरिफ बढ़ाते हैं, तो बिजली की डिमांड कम होगी, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स आपको हॉन्ट करेंगी, तो तब भी नहीं है. तो अगर आप रेवेन्यू मेजर्स लें या बिजली जनरेट करें, ये जब तक आपके कोर गवर्नेंस के इश्यूज आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक यह मसला हल नहीं होगा. मेरे ख्याल में ये इस वक्त एक अच्छा मौका है कि आप कम से कम एक अच्छे प्लान की बुनियाद डालें. सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की IMF का प्रेशर है, हुकूमत में ये अवेयरनेस है, टीम मौजूद है, आप इसको शुरू करें और फिर इस पर कायम रहें. ये नहीं कि जब IMF चला जाए तो इसको छोड़ के भाग जाएं. ये 1-1.5 साल में हल होने वाला मसला नहीं है. यह आपको 5-6 साल का डिसिप्लिन्ड तरीके से चलना पड़ेगा, और इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि आप इस पर काबू पा लेंगे. लेकिन जो इस्तकामत है ना कि आपने इस पर चलते रहना है, और अगर हमने इसमें बीच में छोड़ दिया, इलेक्शन के पास आकर हमने फिर डिले करने शुरू कर दिए, फिर हमने लोगों को बिजली सस्ती करके ताकि इलेक्शन जीत जाएं, तो फिर इसका कोई एंड नहीं है. Ermina, over to you. My parting comment would just be that I'm hoping that the government takes a system view of the issue, और जो भी plan ये अब ला रहे हैं circular debt के साथ deal करने के लिए, that has solutions which will affect or which have been devised considering the entire system. Because like I said, हर चीज एक दूसरे के साथ related है. The power sector is extremely complicated. It's a very complicated machine. आप एक तरह से इसको एक बहुत बड़ी complex machine की तरह देख सकते हैं, और आप किसी एक पुर्जे को छेड़ेंगे तो उसका impact पूरी machine पे पड़ेगा. So I hope that we take a system view, and whatever recommendations they come up with, like Hassan said, they stick to them, and they're not just short-term or medium-term interventions, but it's a long-term plan for making this a sustainable and efficient and affordable power sector. Okay. Only time will tell कि इस इन policies को कैसे लिया जाता है और right solution क्या है to remedy the already जो circular debt इतना ज़्यादा economy में है, and let's hope there no further damage is caused to our economy, and exports can increase in the country as it is
badly required. Thank you, Hassan Khabar and Meena Malik, for joining me for this session. Thank you, everyone, and Allah Hafiz. Thank you.